एक भी नहीं मिल रहा सर। अब तुम क्लास में देखो, कोई क्लास में किसी को मिल गया हो कहीं से अरे टॉपिक सर, से तो। जो जो भी क्वेश्चन हो ना, यूट्यूब पर सर्च करके देख लो, मिल ही जाते हैं। देख लो वैसा सर अगर वो मिल जाए तो। 5 शिवम, नंबर दे रहे हैं वैसे भी। हाँ सर। वही तो कह रहे हैं, ये लोग जो है ना ये बहुत गलत कर रहे हैं। साइंस कॉलेज वाला कितना अच्छा है, पूरे नंबर देता है। तुम सर एस एल 20 पी में एस से एल पी 5 में दे क्यों रहे पहुंच हैं। गए? तुम्हें या तो के आर पता जी में नहीं जाना सर। चाहिए था। के आर जी और साइंस कॉलेज दो ही कॉलेज अच्छे हैं। सर साइंस कॉलेज में कुछ नहीं देते, मेरे आंखों के सामने मुझे 15 में से 11 दिए हैं, मेरे आंखों के सामने तो, उन्होंने कॉपी चेक करी थी सीसी की। तो 15 में से 11 फिर भी ठीक है, इनको तो 15 में से 6 दे रहे हैं। तो उनने तो ये भी नहीं देखा ना कि लिखा क्या है, वो तो पन्ने पलटते गए और एवरेज मार्किंग करते गए, ये नहीं देखना क्वेश्चन कितना लिखा है, क्या लिखा है, कुछ मतलब ही नहीं है उन्हें। लेकिन 15 में से 11 ठीक है, समझ रहे हो? तो तो पढ़ना शिवम, तो ये रहता है। लैग्रेंजियन जो है ना, कहीं से कहीं किसी भी चैप्टर में ना किसी यूनिट में कहीं दे ही नहीं रखा है। साइंस कॉलेज में सर 11 भी दे रहे हैं, हमें तो 20 में से सर वही दे रहे हैं, 5 नंबर, 8 नंबर और 2.5 नंबर सर काट देते तो हैं। इतने में तो फेल ही हो जाएंगे ना, 5 8 में, तो इतना क्या वही होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो पता ही नहीं सर क्या करना है सर। अब 3 क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन कर लो, बाकी मिल ही नहीं रहा तो क्या करें बताओ ऐसा। कितने बजे है सीसी? सर 3 बजे से। अभी कोई बच्चे तुम्हारे क्लास के उनमें से देखो, किसी ने कुछ करके देखा हो या कहीं किसी को मिल गया हो कुछ, या अभी हमें फ्री होने दो 11:30 12 बजे, फिर देखते हैं क्या हाँ सर। सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो हम करते हैं हाँ फिर एक सर। क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वही जेड स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो कर देंगे। रेसिड्यू पूछा ना उसमें, तो वो हम कर देंगे, लेकिन करने के लिए अभी टाइम नहीं मिला था। अभी देखो 11:30 बजे कर देते हैं, ठीक। तब तक तुम और अपनी कोशिश कर लो, ठीक है। हाँ सर। कोशिश कर लो शांत, तुम इनके क्वेश्चन देखना जरा। सर ग्रुप पर भेज दो, अगर मिलेंगे तो हम भेज देंगे। मिलेंगे क्या सर? 100% से यूट्यूब पर होंगे ना, ढूंढना पड़ेगा। तो हम तुम्हें भेज रहे हैं, तुम देख लेना अभी जैसे ही फ्री हो, ठीक है। हाँ। तुम तो अभी 11 बजे फ्री हो जाओगे ना। हाँ भेज दो ना, हम देख के अभी बता देंगे। शिवम, ग्रुप पे डालना जरा मुरार के। हाँ सर। शिविका, तुमने क्वेश्चन डाल दिया? यस ये सर। ये जो 5th यूनिट आई है ना शांत, ये बहुत कठिन यूनिट है। इसमें बहुत रात भर तो हम सिलेक्ट कर पाए कि पढ़ाना क्या है। हाँ। तो सर आज से 15 मिनट स्टार्ट करोगे क्या? अभी तो 4th में एक टॉपिक है, वो पढ़ा रहे हैं। शांत लो, 34 के ग्रुप पे डाल दिया, ठीक है। हाँ। तुम 12 बजे तक इसका सॉल्यूशन डाल देना, ठीक है। हाँ। अच्छा, वो हो गए हैं कि एक लाइब्रेरियन है, उसका सॉल्यूशन डाल देना मिल जाए तो। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करने हैं इसमें से देखने हैं हमको? आखिरी क्वेश्चन एक ही बचा है बस, बाकी तो कर दिए। हाँ सर। लैग्रेंजियन सम या फिर रेसिड्यू का। रेसिड्यू का तो हम भी कर देंगे, लेकिन वो टाइम निकालना पड़ेगा। लैंग्रेनियन मिल जाएगा सर, इजी में। तो हम एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में हमने दिया था, वो हम बता रहे हैं। सब लोग उम्मीद है कि करेंगे उसको। ये क्वेश्चन देखो शांत, पिछले टर्म पे होमवर्क में दिया था और हमने ये ऑफलाइन में कराया था, तो तुम लोगों के लिए हमने डलवा दिया है, इसको पढ़ के देखना। हाँ। ये है शांत कि सिद्ध करो कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब लोग करेंगे आज बैठ के। जो अंशिता, समझ में आ रहा तुम्हें? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ सर। और तुम लोग करते नहीं हो। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था। देखो थोड़ी हिंट कर दे जल्दी जल्दी, कि सबसे पहले लिखा है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है, तो यहाँ देखो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार कितना होगा? एक्स माइनस आयोटा वाई।
तो x निकल आएगा प्लस करने पे, y निकल आएगा माइनस करने पे, ठीक है। अब हम डेल u अपॉन डेल z बार निकालेंगे। तो चेन रूल क्या होता है अंशिता पता है? चेन रूल होता है कि u का x के लिए करेंगे और x का z बार के लिए, फिर u का y के लिए करेंगे, फिर z बार के लिए, यही होता है। हाँ अब सर, ये ऊपर से पढ़ा जो हुआ है। हाँ, और जो x है उसका डिफरेंशियल z के लिए करेंगे तो 1/2 बचेगा, और y का z के लिए करेंगे तो 1/2 आयोटा बचेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब लोग बैठ के आज कर लें, सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथी यूनिट में। हम नहीं चाहते कि चौथी यूनिट में कोई रिस्क हो। जो भी रिस्क होगी वो पांचवी में होगी। वैसे तो होगी नहीं, इतनी हम पढ़ रहे हैं इसको, तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी 4 यूनिटें तो परफेक्शन से जानी चाहिए सब लोगों की। तो 4 यूनिटों में 3 चैप्टर हैं जिनमें से हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। एक चैप्टर बचा है जो हम अभी उसमें एक कॉसी इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लॉर फिर 5वीं यूनिट हम कल पढ़ाएंगे। आज और हम पढ़ के देखेंगे फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। हालांकि हमने छांट लिया कि उसमें से पढ़ना क्या क्या है। तो अंशतः एक फार्मूला है जो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ये जरा बैठ लो, ठीक है, कर लो। देखो यूनिट 4 का ही है अंशतः, ये जो पढ़ रहे हैं ये भी यूनिट 4 का ही एक टॉपिक है। इसका हाँ सर। नाम है कॉसीज थ्योरम एंड कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो 5वीं यूनिट में हम लोग टेलर, लॉरेंट और रेसिड्यू 3 चीजें पढ़ेंगे। अब वो आज हम और मेहनत करके कल तुम्हें पढ़ाएंगे 5वीं यूनिट। चौथी में एक टॉपिक और पढ़ लो। तो हाँ चौथी सर। में अभी तक जो पढ़ा है हमने अंशतः, विकास चौथी यूनिट में एक बार पूरा बता दो कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो यूनिट को आराम से कवर कर लेंगी। हाँ सर। सर एक तो वो मिलने थॉमसन वाला फॉर्मूला, वो उसके बाद सर 3 थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक, एक तो ये वाली थ्योरम है इम्पोर्टेंट। हम सोच रहे हैं कि सफिशिएंट वाली भी तुम लोगों को पढ़ा ही देते हैं, क्योंकि 4 यूनिटों में हम नहीं चाह रहे किसी भी तरह की कोई रिस्क बचे किसी को, है ना। 5वीं यूनिट तो जैसी भी है हम देखते हैं, और रिस्क उसमें भी नहीं छोड़ेंगे अपनी तरफ से। तो आज तुम्हें हम उसका जो सफिशिएंट कंडीशन है ना वो भी डालेंगे ग्रुप पे। तुम लोग उसको भी आज करना बैठ के, टाइम दो थोड़ा सा, एनालिसिस बहुत टफ होता है और तुम लोग एनालिसिस को मजाक की तरह ले रहे हो। शांत, समझ रहे? हाँ सर। एनालिसिस बहुत टफ है, इसको हम एक बार मूड आ रहा है कि फिर तुम्हें बताएं कि क्या क्या कंपर अच्छा करना है। अभी तो चलो शांत, यूनिट 4 में एक थ्योरम है जो इस ये पूरा एक चैप्टर है, इसका नाम है कॉसीज थ्योरम एंड कॉसीज इंटीग्रल। कॉसी ने शांत एनालिसिस में बहुत काम किया है, शुरू इसलिए ही से इसको चल रहे हैं ना वो तो, फर्स्ट से फादर ऑफ एनालिसिस कहा जाता है। हाँ पता है ये बात? हाँ। तो कौशी को पिताजी कहा जाता है, बाप। अब बाप है तो तुम समझ लियो। तो जितना टॉपिक 5 मिनट में आया है ये सब कौशी का काम है। हाँ तो लिखो जरा, स्टेट एंड प्रूव कौशी इज इंटीग्रल फार्मूला। कौशी कौशी इज इंटीग्रल फार्मूला। कौशी समाकलन सूत्र लिखो और सिद्ध करो। स्टेट एंड प्रूव कौशी इज इंटीग्रल फार्मूला। कौशी समाकलन सूत्र लिखो और सिद्ध करो। तो ये थोड़ा आज याद कर लो इस चैप्टर से, तो ये आएगा। तो फिर देखो पूरी यूनिट से 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन करना है। तो वो चाहे मिलने थॉमसन आ जाए, चाहे वो नेसेसरी कंडीशन आ जाए, चाहे कौसी इंटीग्रल फार्मूला आ जाए, हो सकता है तीनों तुम्हारे फंस जाए, दोनों फंस जाओ, तुम कोई एक जो पसंद हो वो करो। तो हम तो कंप्लीट करा रहे, जरूरी नहीं तुम लोग कंप्लीट करो, लेकिन जो करो वो पक्का करो। तो लिखो जरा शांति, ये चौथी थ्योरम है शांति, चौथी यूनिट से। तो पहली थ्योरम थी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दूसरी थी नेसेसरी कंडीशन, और तीसरी थी नेसेसरी फॉर पोलर कर्व।
पोलर कोऑर्डिनेट्स। और चौथी है स्टेट एंड प्रूव कॉसीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉसी समाकलन सूत्र लिखो और सिद्ध करो। ठीक, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखो साथ, फिर देखते क्या होता है। ठीक, तो स्टेटमेंट लिखो इफ, अच्छा सब लोगों को एनालिटिक की परिभाषा याद है? सेविका बताओ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? वैश्लेषिक फलन किसी को पता है? सर यही होता है ना, किसी पे मतलब परिभाषित हो और अवकलनीय हो किसी बिंदु पे। हाँ, अपने डोमेन के अच्छा प्रत्येक बिंदु डोमेन, पे। हाँ डोमेन If f z is defined and differentiable at every point of its domain capital D, यदि f z, मान लो ये डोमेन है, तो इसके जितने बिंदु हैं अगर वो सभी पे डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल है, f डैश z0 एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है, वैश्लेषिक है। ठीक है, तो लिखो जरा स्टेटमेंट लिखो, इफ f z is analytic, if f z is analytic, तो ये चौथी थ्योरम पढ़ रहे हैं यूनिट से। f z is analytic within and on a closed contour C, and हिंदी वाले भी लिख लो, यदि and let small a is any point on C, या on की जगह within C लिख लो, within C मतलब C के अंदर। तो लिखो यदि f z, यदि कैपिटल C एक समवृत्त कंटूर, इसको हिंदी में लिखते हैं कंटूर, कंटूर को परिरेखा भी कहते हैं। परिरेखा का मतलब है कि इस तरह की बाउंड्री जो होती है ये एक क्लोज्ड कंटूर है, सी है। तो ये यदि एफ जेड समवृत्त परिरेखा लिखना चाहो तो परिरेखा लिख लो, नहीं तो कंटूर लिख लो, समवृत्त कंटूर सी पर और उसके अंदर वैश्लेषिक है, तथा स्मॉल ए कैपिटल सी में कोई बिंदु है, एंड ए बी एनी पॉइंट विद इन सी, तथा स्मॉल ए कैपिटल सी में कोई बिंदु है, तब देन एफ इक्वल टू 1/2 आयोटा पाई इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लाइन इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये है आपका कॉसीज इंटीग्रल फार्मूला। क्या कह रहे हैं सर? एक बार हिंदी में फिर से बोल दो। यदि एफ जेड किसी समवृत्त परिरेखा कैपिटल सी पर और उसके अंदर, यदि एफ जेड किसी समवृत्त परिरेखा कैपिटल सी पर और उसके अंदर वैश्लेषिक है, तथा स्मॉल ए कैपिटल सी में कोई बिंदु है, कैपिटल सी जो है ये क्लोज्ड रीजन है, स्मॉल ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, देन एफ इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल सी, इनका फर्स्ट ईयर में याद है हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़े थे। हाँ सर याद है। तो लाइन इंटीग्रल एक कर्व के अलोंग होता है, सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल सरफेस के अलोंग होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल होता था, याद है? यस सर। तो ये एमएससी का पोर्शन है, लेकिन तुम लोगों को बीएससी में पढ़ना पड़ रहा है। चलो शिविका प्रूफ डाले। हाँ सर। तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ के सुना दो शिविका। हाँ, if fz is analytic within and on a closed contour C, and A is any point within C, then fa is equal to 1/2 pi iota
लाइन इंटीग्रल ऑफ fz अपॉन z माइनस a dz। बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ करेंगे। तो चौथी यूनिट की चौथी थ्योरम है ये। चलो प्रूफ लिखो। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। अब एमएससी पढ़ोगे तो एमएससी में ये मिलेगा आपको, जो लोग एमएससी करना पसंद करेंगे। तो प्रूफ डालो, और प्रूफ डाल के देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कर्व ले लेते हैं, सी जो कंटूर है उसको एक ले लेते हैं यहाँ पे। मान ये कंटूर सी है इस तरह से, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ले लिया, ठीक। अब मान लो इसके अंदर जो है वो ए कोई पॉइंट है, और उसको सेंटर मानना है। ये मान लो ये कोई सेंटर है, और ये जैसे कंटूर सी है ऐसे ये गामा मान लिया कंटूर, या C1 भी मान सकते हो, यहाँ पे C1 मान सकते हो, या फिर गामा, या जो भी। अभी हम वही नोटेशन ले रहे हैं जो स्टैंडर्ड नोटेशन है। तुम लोग चाहो तो इसको C1 C2 करके भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये गामा। अब इसका जो रेडियस है ये वाला, ये हमने स्मॉल सी मान लिया। तो ये जो गामा सर्कल है उसका रेडियस कितना मान लिया, स्मॉल पी। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों ही है, ठीक है। तो लिखो का प्रूफ लिखो। लिखो हाँ सर। लिखो लेट अस कंसीडर अ सर्कल, गामा स्मॉल गामा है ये। तो लेट अस कंसीडर अ सर्कल गामा डिफाइंड बाय मॉडुलस z माइनस a लेस देन p, नहीं इक्वल टू p लिख लो, जहां p जो है वो लेस देन d। तो लिखो माना एक वृत्त गामा इस प्रकार परिभाषित है कि मॉडुलस z माइनस a इक्वल टू p, जहां p लेस देन d। जहां लिखो वेयर d इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल a टू द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ c। जहां स्मॉल d, जो स्मॉल d जो है वो a से कैपिटल C के किसी बिंदु की दूरी है, या नियरेस्ट पॉइंट का मतलब पास के। स्मॉल d इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल a टू द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ C। माना वृत्त गामा इस प्रकार परिभाषित है कि मॉडुलस ऑफ z माइनस a इक्वल टू p, जहां p लेस देन d एंड d इज द डिस्टेंस फ्रॉम a, d कैपिटल C के स्मॉल a के पास के बिंदु की दूरी है। तो d जो है वो कैपिटल C में स्मॉल a के पास के बिंदु की दूरी है। एंड लेट, तथा माना फाई z इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो ये चित्र जरूरी है यहाँ पे, इसी से समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। लिख लिए। सर डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए के बाद क्या है? d is the distance from a to the nearest point of c। d कैपिटल C के, d स्मॉल a के कॉमा कैपिटल C के पास किसी बिंदु की दूरी है। पास के बिंदु की, नियरेस्ट तो सबसे पास के, जो सबसे नजदीक का पॉइंट है उसकी डिस्टेंस हमने मान ली है d, स्मॉल d। स्मॉल d क्या है, कोई बिंदु अगर C का है जो उसके पास में है, नियरेस्ट पॉइंट है, उसकी दूरी है, ठीक है। अब लिखो, ये लाइन हम लिख ली। माना लेट अस कंसीडर ए फंक्शन, तथा माना एक फलन एफ जेड फाई जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो याद हो जाएगी अभी थोड़ा ये तुम लोगों को। तो देखो, चूंकि एफ जेड कैसा हम लेके चल रहे हैं एनालिटिक, किसमें किसमें विद इन एंड ऑन सी, मतलब सी पे भी ये एनालिटिक है और सी के अंदर भी है। इसका मतलब गामा पे भी ये एनालिटिक होगा और जो सी है उस पे भी होगा। तो देखो सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, देखो चूंकि एफ जेड इज एनालिटिक इन इन नहीं ऑन, लिखो ऑन सी एंड विद इन सी।
क्योंकि एफ जेड कैपिटल सी पर और उसके अंदर वैश्लेषिक है, देयरफॉर ये फाई जेड is analytic in the region bounded by C and gamma. Therefore, phi z is also, जाओ तो also लिख दो, phi z is also analytic in the region bounded by capital C and gamma. क्योंकि एफ जेड कैसा है, कैपिटल सी और उसके अंदर वैश्लेषिक है, अतः फाई जेड कैपिटल सी और गामा से घिरे क्षेत्र में वैश्लेषिक होगा। इसलिए देयरफॉर इसका जो लाइन इंटीग्रल निकलेगा वो इसके लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। देयरफॉर लाइन इंटीग्रल सी फाई जेड डी जेड इक्वल टू गामा फाई जेड डी जेड। Therefore, line integral c phi z dz equal to line integral gamma phi z dz. देखिए, implies that 1/2 pi I line integral phi z dz equal to 1/2 pi I integral phi z d। इसे एक नंबर दे दो। अब हम ये दिखाने वाले हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो एफ ए आएगी। जब इसकी वैल्यू सिर्फ का एफ ए दिखा देंगे तो अपने आप ये किसके बराबर बन जाएगा, एफ ए के। हाँ एफ और ए। यही तो प्रूव करना कि एफ ए इक्वल टू ये 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल पाई जेड हमने मान ही लिया एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। ठीक है दीपिका। यस सर। अब यहाँ जो सी और गामा है ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए गए, ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं, हाँ सर। ये जरूर ध्यान रखना कि सी और गामा दोनों कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव सेंस में लिए गए। तो ये तो पता जिनका पता होगा कि जो एंटी क्लॉकवाइज होता है ये पॉजिटिव सेंस होता है और यस जो सर। क्लॉकवाइज होता है वो निगेटिव सेंस होता है। पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर पता है। तो चाहो तो एक लाइन और लिख दो छोटी सी, जहां कैपिटल सी और गामा दोनों, वेयर कैपिटल सी एंड गामा बोथ ट्रेवर्स्ड इन द पॉजिटिव सेंस। जहां कैपिटल सी और गामा दोनों धनात्मक दिशा में लिए गए हैं। कैपिटल सी एंड गामा बोथ आर ट्रेवर्स्ड, TRAVERSED, ट्रेवर्स्ड इन द पॉजिटिव सेंस। जहां कैपिटल सी और कैपिटल गामा दोनों धनात्मक सेंस में, अर्थ में या धनात्मक दिशा में लिए गए हैं। अब सिद्धिका ये बताओ कि कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, हाँ सर। और जो डिफरेंशिएबल है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। यस सर। तो अगर एफ जेड एनालिटिक है तो निश्चित रूप से एफ जेड कैसा होगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो एफ जेड अगर कंटिन्यूअस है तो तुम्हें कंटिन्यूअस की परिभाषा भी याद होगी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है अगर एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए फंक्शन छोटा है, की वैल्यू बराबर। जेड माइनस ए अगर डेल्टा से छोटा हो तो एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, ये परिभाषा होती है। हाँ सर। तो लिखो क्लियरली, एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट ए। स्पष्टता एफ जेड, अगर पूरी कहानी लिखनी हो तो पूरी कहानी लिख सकते हो कि एफ जेड वैश्लेषिक है, इसलिए डिफरेंशिएबल होगा और इसलिए कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हर एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और हम लोग पढ़ चुके कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये सिर्फ पहली बार हम पढ़ा रहे हैं जिंदगी में, तो कोई अगर चीज ना समझ में आए तो बताना, फिर हम पढ़ के दोबारा समझाएंगे। ठीक है? हाँ सर। अभी तक समझ में आ रहा है सिविका सब कुछ? हाँ सर अभी तक तो सब कुछ क्लियर है। हाँ, क्योंकि ये पहली बार कोई चीज पढ़ाते तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं हमें भी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो हाँ। तुम लोगों को कोशिश की हमने रात में करीब 2.5 से 3 घंटे, 2:30-3 बजे आज हम सोए थे, ये 4 थ्योरम तैयार करके, टेलर थ्योरम, लॉरेंट, कॉशी इंटीग्रल और कॉशी रेसिड्यू, तो 4 थ्योरम कंप्लीट की तब जाके सोए। तो 2:30-3 बजे सोए थे। तो लिखो सिविका जल्दी से। तो हम डायरेक्ट लिखे सिविका कि एफ जेड
कंटिन्यूअस है ए पर? हाँ सर, लिख दीजिए डायरेक्ट। देखो क्लियरली एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट ए, स्मॉल ए लिखना। स्पष्टता एफ एफ जेड स्मॉल ए पर संतत है। बहुत टफ होता है एनालिसिस, इसको समझने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ना समझ में आए तो टेंशन मत लेना। तो क्लियरली एफ जेड इज एनालिटिक एट स्मॉल ए। क्या कह रहे दुर्गेश? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं कहा। स्पष्टता एफ जेड स्मॉल ए पर संतत है। देयरफॉर लिखो, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, लिखो दुर्गेश। चूंकि एफ जेड स्मॉल ए पर संतत है, अतः एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगा कि मॉडुलस z माइनस ए लेस देन डेल्टा implies that मॉडुलस एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। कितना नंबर दे दुर्गेश इसको? सर 2। 2 नंबर दे दो दुर्गेश। अब दुर्गेश एक नंबर देखो कि जो लाइन इंटीग्रल सी है वो लाइन इंटीग्रल गामा के बराबर है। तो देखो अब 1/2 पाई लाइन इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। देखो दुर्गेश जी, ये जो लिखा है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, इसकी जो लाइन इंटीग्रल है, एक नंबर देखो, वो सी कर्व के लिए लो या गामा के लिए लो एक ही बात होती है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, इसके साथ एक काम करते हैं हम लोग। क्या काम करते हैं कि जानबूझ के इसमें माइनस एफ ए और प्लस एफ ए कर लेते हैं। ठीक है सभी का? हाँ सर। 1/2 गामा एफ जेड माइनस एफ ए और प्लस एफ ए, ऐसा करने में कोई दिक्कत? नो सर। तो ऐसा लिख लो जरा, एफ जेड माइनस एफ ए और प्लस एफ ए, अपॉन में तो वही रहेगा जेड माइनस ए। ये जो क्लोज्ड कंटूर हमने सी लिया है, तो सी के कंटूर सी में काम करें या कंटूर गामा में काम करें, एक ही बात होगी। तो अब बता सकते हैं इसको दो हिस्से तोड़ दें, एक एफ जेड माइनस एफ ए और एक हिस्सा केवल एफ ए कर ले। तो ये होगा 1/2 पाई इंटीग्रल एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड प्लस 1/2 पाई भी यहाँ लिखना है, आई लिखना भूल गए। 1/2 पाई गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। बहुत व्यवस्थित करके तुम लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर समझ में आए तो। तो ये किसके बराबर चल रहा है सिर्फ? 1/2 पाई क्लोज कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, किसके बराबर चल रहा है? इसको सिर्फ 3 नंबर दे दो। दे दिए? हाँ सर। अब सिर्फ तुम्हें याद होगा कि जेड जो है बेटा, वो होता था एक्स प्लस आयोटा पाई, याद है? हाँ सर। तो एक्स की जगह हम लोग लिखते थे आर कोस थीटा हाँ। और वाई की जगह लिखते थे आर साइन थीटा, ऐसे तो कहते थे। यस सर। तो इसको हम ऐसे लिखते थे आर ई की पावर आयोटा थीटा, ऐसे लिखते थे जेड को। यस सर। तो जेड की जगह हम जेड माइनस ए ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? जेड माइनस ए। तो जेड माइनस ए को हम कितना लिख सकते हैं? आर ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, लिख सकते हैं। तो लिखो नाउ जेड माइनस ए इक्वल टू आर लिखना हो आर लिख लो, नहीं तो रो लिख लो, रो ई की पावर आयोटा थीटा। तो कोई भी नोटेशन ले सकते हो, रो या आर, आर लिखना है तो आर लिख दो, नहीं तो रो लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से बेटा अगर हम डी जेड निकालें, देखो जेड माइनस ए जहाँ लिखा वहां पे ये लिख ही देंगे, रो ई की पावर आयोटा थीटा।
अब जो dz लिखा जिनका, उस dz की जगह हम क्या लिख सकते हैं? dz इक्वल टू, सर इसकी जगह लिख देंगे वो तो कांस्टेंट रहेगा, e की पावर आयोटा थीटा का करेंगे तो आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा यही होगा। हाँ सर। तो ये जो कंटूर है, इस कंटूर में z को हम थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? हाँ सर। तो अब ये जो कहानी पलटने वाली है जिनका, ये ध्यान से देखते हैं कि अब ये कहानी कहाँ से पलटेगी। ठीक है, पलटे कहानी, मतलब ये वैल्यू डाले z माइनस ए की जगह कितना जिनका रो e की पावर आयोटा थीटा, और एफ जेड माइनस एफ ए की जगह हम वैल्यू डालेंगे। हाँ तो लिखो, तो लिखो जरा, तब देन 1/2 पाई आई, देखो तब 1/2 पाई आई एफ ए अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड। इसमें से इसका जहाँ जेड माइनस ए लिखा वहां पे ये वैल्यू लिखो रो ई की पावर आयोटा थीटा, और जहाँ डी जेड लिखा है वहां ये वैल्यू लिखो, फिर बताओ कितना आ रहा है। अच्छा, कंटूर के जो फाइनल, जो कंटूर का मतलब है सर्कल, तो जो गामा सर्कल है बेटा उसकी लिमिट कितनी होगी सिलिका? थीटा की लिमिट कितनी होगी एक सर्कल के लिए? सर 2 पाई। 0 to 2 पाई। इसके, ये गामा सर्कल है तो इसकी लिमिट कितनी होगी थीटा के लिए इसमें? कोई ने सही बताया, किसने बताया? 2 पाई। 0 से 2 पाई बोलो ना, तो थीटा की लिमिट कितनी होगी? 0 से 2 पाई। तो क्लोज्ड कंटूर है तो इसकी लिमिट होगी 0 से 2 पाई एफ ए, जेड माइनस ए लिखा वहां रो ई की पावर आयोटा थीटा, और डी जेड जहां लिखा है वहां रो आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी। दुर्गेश इसको इंटीग्रल करो, ई की पावर आयोटा थीटा काट लो, और फिर इंटीग्रल करके फाइनली क्या बच रहा है वो हमें बताओ। एफ ए बाहर है, और देखो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, एफ ए बाहर हो जाएगा। सर तो हमने 0 से थ्री में रखी है वैल्यूज। क्या कह रहे हैं? सर इक्वेशन 3 में रखी है ये वैल्यूज। अभी 3 में नहीं, 3 में इस वैल्यू को निकाल के 3 में रखेंगे अपन। अच्छा अभी इसको निकाल रहे हैं, ओके। अभी इस वाले पोर्शन को निकालना है, ये वाला पोर्शन। हाँ ठीक इसमें तो रख नहीं सकते ना क्योंकि एफ जेड है, एफ जेड तो हमें पता नहीं है, इसलिए अभी ये वाला पोर्शन निकाल रहे हैं और इसको यहाँ इसमें रख देंगे 3 में। जो 3 है उसका जो सेकेंड इंटीग्रल है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना आया सिविका बताओ? डी थीटा का इंटीग्रल करो, और यहाँ 2 पाई भी नीचे है, तो ये हो जाएगा एफ ए अपॉन 2 पाई, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होगा लिमिट 0 से 2 पाई एफ ए अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई, तो कुल मिला के ये एफ ए निकलेगा। तो सिविका ये मान उठा के 3 में रखना है, ठीक है? हाँ सर। तो रखे, यस सर। तो लिखो पुटिंग इन 3। तो शांत, यहाँ पे कोई परेशानी हो तो अभी पूछ लो, कोशिश तो हम नहीं बहुत है कर रहे हैं समझाने की, और डिटेल भी बढ़ा भी रहे थ्योरम। किताब में देखोगे थ्योरम तो ये 3-4 लाइनों में ही कंप्लीट कर दी है, तो हम इसे जानबूझ के बढ़ा रहे हैं। अभी हिंदी मीडियम में हम किताब की थ्योरम डाल भी देंगे, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, तो तुम देखोगे कि बहुत छोटा 3-4 लाइनों में कर दिया है। अब कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आए थोड़ा सा, गारंटी नहीं है कि समझ में आ जाएगा। आ रहा है। शांत बोलो, आ रहा है। रखे हाँ तो रखो शांत। तो ये मान जो है 3 में रख दो, तो 3 में साथ यहाँ इस पूरी वैल्यू की जगह कितना लिख देंगे अपन? एफ ए रखो, तो पुटिंग इन 3 करो 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे साथ, तो ये जो वैल्यू है 1/2 पाई आई
कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल टू 1/2 पाई आई गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड प्लस एफ ए। ठीक है शांत? हाँ सर। अब शांत जो एफ ए है उसको इधर ले आओ, इम्प्लाइज दैट करके जो एफ ए है उसको इधर ले आओ, तो 1/2 पाई आई कंटूर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एफ ए इक्वल टू 0। ऐसे ही बचेगा नाम? नहीं, 0 नहीं बचेगा। क्या बचेगा नाम? ये 1/2 पाई ये बचेगा 1/2 पाई आई गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए। तो 5 मिनट पढ़ने के लिए तुम लोग आदत डाल लो कि इस तरह की 5 मिनट होगी यहाँ पे। ठीक है साहब? हाँ सर। एक चीज और बता दें साहब, यहाँ पे कि जो कंटूर सी का है वही कंटूर गामा का है। तो यहाँ अपन सी लिख रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ गामा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ। एक नंबर दिया था अपन ने उसको कि नहीं दिया था, जिसमें गामा और सी के दोनों के कंटूर समान थे। हाँ सर दिया था। हाँ, तो जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ गामा लिख लेंगे, या अभी लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे गामा लिख देते। ठीक है, तो जो कंटूर सी का निकलेगा वही गामा का निकलेगा, ये ध्यान रखना। इसको साथ 4 नंबर दे दो। दे दिया सर। ठीक है साहब? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। नाउ मॉडुलस ऑफ 1/2 पाई आई कंटूर गामा लिखो या सी लिखो, एक ही बात है। गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू, सिविका बताओ यहाँ पे डी जेड की जगह हम कितना लिख सकते हैं और जेड माइनस ए की जगह कितना लिख सकते हैं? सर यहाँ पे z माइनस ए की जगह रो ई की पावर आयोटा थीटा और डी जेड की जगह रो आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो देखो लिमिट तो पता ही है कंटूर के लिए, अरे रेखा है तो उसकी लिमिट 0 से 2 पाई होगी, होगी कि नहीं? यस सर। तो इससे लिखो सिविका, वहां डी जेड की वैल्यू लिखो सिविका, डी जेड की वैल्यू लिखो। तो सिविका बताओ यहाँ पे कितना हुआ डी जेड की जगह? डी जेड की वैल्यू बताओ सिविका जल्दी से। यहाँ डी जेड की जगह कितना था? रो आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक, हाँ हाँ। कट्टू करो, वो ई की पावर आयोटा थीटा कट जाएगा और जो आयोटा है वो भी कट जाएगा यहाँ पे। तो सब काट कूट के फाइनली कितना बच रहा है ये बताओ। सर ये 1/2 फाइनली पाई तो बचेगी। 1/2 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ जेड माइनस एफ 0 से 2 पाई एफ जेड माइनस एफ ए और डी थीटा, ये बचेगा। अब ये कितने लोगों को याद है, पढ़ा कब था हम लोगों ने? बताओ, किसी को तो ये भी याद नहीं होगा कब पढ़ा था। ये हम लोग पढ़ा था कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हो तो ये जो वैल्यू होती है
वो लेस देन और इक्वल टू होती है इंटीग्रल a टू b f(x) dx। कोई बताएगा पढ़ा कब था? यही बता दो पढ़ा कब था। फर्स्ट में यूनिट में सर पढ़ा था अपन। फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था रीमान इंटीग्रल में। हाँ सर। तो बताओ शांत, यहाँ पे अपन इंटीग्रल बाहर कर लें 0 से 2 पाई, तो ये मॉडुलस एफ जेड माइनस एफ ए लिखेंगे तो ये क्या होगा? मॉडुलस कहाँ पे लगेगा? बोलो। ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी, बताओ। 1/2 पाई, बोलो सैम। क्या बोला समझ में नहीं आया मुझे। मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए डी थीटा। यही था, यही पढ़ा था, कुछ और पढ़ा था? हाँ सर। चलो तुम्हें याद है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब शांत एक बात बताओ कि नंबर हमें नहीं है, आप नंबर देखना शांत कितना था, जहां हमने वो लिखा था कंटिन्यूटी की परिभाषा लगाई थी कि जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। वो कितने नंबर डेफिनेशन थी? सर वो सेकंड नंबर थी सर। सेकंड थी, तो सेकंड से इसकी जगह पर लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। हाँ सर। तो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई डी थीटा, यही होगा। हाँ सर। कर लो इंटीग्रल शांत। डी थीटा का इंटीग्रल थीटा हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 पाई लगाओगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, कितना बचा शांत? 2 पाई से 2 पाई, ये एप्सिलॉन ही बचा सर। एप्सिलॉन बचा। तो देखो ये जो वैल्यू हम ले चल रहे हैं, ये वैल्यू किससे छोटी हो गई? एप्सिलॉन से सर। हो गई। तो इसका मतलब ये निकला, लिखो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ, सब लोग लिख पाए कि नहीं लिख पाए? तो देयरफॉर ये जो पूरी वैल्यू हम लेके चले थे, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गई। तो देयरफॉर ये पूरी वैल्यू लिखो। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप से एक बार बता दो दोबारा। ये हाँ यहीं से। तो यहाँ तो देखो हमने मॉडुलस एफ जेड माइनस एफ ए लिखा ना, शांत ने अभी इक्वेशन बताई थी कि ये हमने लिखा था एक जगह। अब इक्वेशन देख लो कितनी है, जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा तो मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। शांत बताओ कितने नंबर इक्वेशन है? सेकंड नंबर है सर ये। सेकंड नंबर में। तो मॉडुलस एफ जेड माइनस एफ ए जो है, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। दुर्गेश बोलो। दुर्गेश कोई दिक्कत? हाँ सर नहीं। तो बताओ ये जो पूरी वैल्यू है मॉडुलस की, लेस देन किससे हो गई? एप्सिलॉन से होगी। तो लिखो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ये लेस देन एप्सिलॉन। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ 1/2 पाई आई कंटूर गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड लेस देन एप्सिलॉन। समझ रहे हैं एनालिसिस और कॉसी ये कितने ज्यादा टफ है? दिमाग गर्म हो जाता है लोगों का, और इसीलिए एनालिसिस जब आता है तो लोग भड़बड़ा जाते हैं। समझ रहे? ये तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, रियल एनालिसिस में ही दम निकलती है। तो टीचर कोशिश बहुत करते हैं पढ़ाने की, बहुत बार कोशिश करते बीएससी पढ़ाने की, बीएससी एमएससी, लेकिन कोई पढ़ा क्यों नहीं पाता है कि जैसे ही ये आता है तो वो समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं सर। अब शांत इसकी वैल्यू हमने कहीं लिख रखी है, देखो कितनी नंबर इक्वेशन है वो, इस पूरे की वैल्यू कहीं लिख रखी है, कितनी है देखो जरा, कितना नंबर है? ये सर चार। 4। तो लिखो फ्रॉम 4, 4 से। तो 4 से बताओ शांत इसकी जगह क्या लिख रखा तुमने? मॉडुलस कितना? 1/2 पाई, और ये गामा था, मतलब गामा और एफ जेड एफ ए एफ जेड अपॉन जेड माइनस सर उल्टी लिखना है ना उनका, जेड माइनस से माइनस एफ ए डी जेड माइनस एफ। यहाँ सी की जगह गामा कर लेते हैं।
हाँ सी कर लोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, यही होगा। हाँ ठीक है सर, यही थी, देख लो एक बार कॉपी देख लो अपनी। यही थी सर, और पूछ लो। आप बताओ शांत, एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल, एप्सिलॉन बहुत छोटा है, स्वैच्छ है। तो अगर हम एप्सिलॉन को जीरो के बहुत करीब ले लें तो ये पूरी वैल्यू जो है वो जीरो के आसपास होगी। हाँ तो उस स्थिति में एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 पाई, और ये प्लान इंटीग्रल गामा है, और z/z-। यही प्रूफ करना था, हाँ सर। लिखे? हाँ सर। तो लिखो, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल, क्योंकि एप्सिलॉन स्वैच्छ है, देयरफॉर टेकिंग एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, क्योंकि एप्सिलॉन स्वैच्छ है, अतः एप्सिलॉन को बहुत छोटा अगर हम लेते हैं तो ये जो वैल्यू है 1/2 पाई गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस एफ ए इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट एफ ए इक्वल टू होगा 1/2 पाई गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। शांत, इस कौशिक को कोई काम नहीं था यार। पता नहीं सर, खतरनाक खेल रखा है। तुम अभी अगर ये पूरी यूनिट पढ़ा देना हम धोखे से तुम्हें, हाँ, 4 का एक चैप्टर और 5, तो हाँ। तुम में से एक भी पास नहीं होगे, सब फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम हड़बड़ा जाओगे। यही तो थ्योरम इतनी कठिन है, अगर पूरा पढ़ेंगे शुरू से तो फिर सब तो। बहुत, मतलब ये 3 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर 4 चैप्टर है, 3 उसमें है 50 यूनिट में, एक इसमें 4th में, और चारों कॉसी के ही है। कॉसी रीमान इंटीग्रल, कॉसी रेसिड्यू क्लासेस, कॉसी कंटूर इंटीग्रेशन, कॉसी पावर सीरीज, और ये कॉसी थ्योरम। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कॉसी इंटीग्रल थ्योरम। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉसीज इंटीग्रल फॉर्मूला। शांत हो गई, हमें लग रहा है बस यहाँ गामा की जगह चेंज करना है, कंटूर बदलना है। हाँ सर। आ गया आंसर? हाँ लिख दो, कंटूर बदल दो। देखो एक जगह अपन ने लिख रखा था ना कि कंटूर गामा का हो या सी का हो, एक ही बात है। हाँ सर। तो कितना नंबर था? फर्स्ट उसे नंबर अपन ने दिया होगा ना, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर। यूजिंग 1 लिख देना एक से। तो ये बहुत छोटी सी थ्योरम दे रखी है किताब में, इसको हमने काफी बड़ा करके तुम्हें समझा समझा के कराया है। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को और एक आध थ्योरम पढ़नी हो तो हम तुम्हें ग्रुप पे डाल रहे हैं। सर ये 4 थ्योरम में तो काम हो जाएगा। काम तो बेटा 2 में ही हो जाएगा, हाँ, तो फिर काम क्यों? तो 2 में ठीक ही हो जाएगा। है। दो तो पिछले 2 टॉपिक है, उन्हीं में काम हो जाएगा। ये मजा आ रहा था, हमने रात भर मेहनत करी, तो तुम्हें भी तो दिखाएंगे। ठीक है सर, इसमें भी आने के कोई चांसेस तो नहीं है ना, मतलब हैं? वही बात है सर। आपको क्या? आपको मजा आ रहा है सर हमको। सर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा सर, ऐसे दिमाग गर्म हो ही गया है एक्चुअल में। तो पड़ेगी। ये सब लोग करो। अब तुम्हें 2 चीजें और आज करनी है बैठ के अभी सब लोगों को, एक टेलर सीरीज और एक लॉरेंट सीरीज। तो 2 तो तुम लोगों को करनी है। फिर हम पढ़ाएंगे कॉसी रेसिड्यू, जिसमें से 100% या तो कॉसी रेसिड्यू खुद आएगा या फिर कॉसी रेसिड्यू की थ्योरम आएगी। ठीक है, तो आज तुम्हारे लिए 2 चीजें सर ये सब सिद्धांत इसी यूनिट डाल का है? रहे हैं। नहीं, 5th यूनिट का है। 5th यूनिट में टेलर है, लॉरेंट है और कॉसी रेसिड्यू। तो उसमें टेलर और लॉरेंट का आने का तो बहुत कम चांस है, लेकिन कॉसी कॉसी रेसिड्यू का 100% आएगा। सर ये थ्योरम तो इसी की थी ना, 4th यूनिट की जो अभी की। हाँ, ये 4th यूनिट की थी। एक और भी है, कहो तो वो भी पढ़ा है, कॉसी कॉसी थ्योरम। नहीं सर, बस बहुत है। ये थी कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। सर 4th यूनिट कंप्लीट हो गई अब?
बहुत पहले ही हो चुकी थी, तो मनोरंजन करवा दिया तुम लोगों का। मनोरंजन। हाँ, मजा आया। सर आपको आया हुआ मजा। अभी तुम्हें देखो और मजेदार चीज पढ़ा रहे हैं, टेलर सीरीज। टेलर में मजे लो जरा। तो हैंस प्रूव्ड कर दो इसको दुर्गेश। अब फिर तुम्हें हम समझा रहे हैं टेलर और लॉरेंट, ऐसी दोनों आज तुम्हें करने हैं। मोबाइल से समझाओगे? ऐसे मोबाइल से? हाँ, तो मोबाइल से ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो लिखेंगे तो बोर्ड बिगड़ दिन हो जाएगा। बोर्ड पे लिखी तो समझ नहीं आई। बोर्ड पे तो इसमें तो यार बहुत मेहनत की थी हमने। सर इसमें पूरा ही तो लगभग याद ही करना है एक तरह से। वो तो एनालिसिस का मतलब ही यही होता है। अभी तुम्हें बता रहे हैं हम, एक टेलर सीरीज और एक लॉरेंट, दोनों याद करनी है, मजा आता है लॉरेंट में। तो लॉरेंट के बिना तो कौशी रेसिड्यू भी नहीं हो पाएगा। ये वाला कितना है सर? हम्म। ये अभी जो आप पढ़ाने वाले हो कितना है वो? यूनिट 5 में? हाँ, यूनिट फिफ्थ में लॉरेंट और टेलर और कौशी रेसिड्यू 3 टॉपिक हैं। इनमें से एक टॉपिक हम अच्छा करेंगे, कौशी रेसिड्यू। तो बताएं सबको हम, पहले टेलर बताते हैं, लॉरेंट बताते हैं, लॉरेंट ज्यादा जरूरी है। तो लॉरेंट का हम लोग यूज करेंगे उसमें भी। तो दुर्गेश पहले लॉरेंट देखो जरा, ठीक है। दुर्गेश दोनों पढ़नी है तुम्हें, टेलर और लॉरेंट, ठीक है। ठीक है सर। तो लॉरेंट देखो जरा क्या कहना चाह रही है लॉरेंट थ्योरम। देखो दुर्गेश क्या कह रही है, पढ़ो लॉरेंट थ्योरम। जो ये यूनिट है ये इसी पे डिपेंड है, लॉरेंट पे। बोलो दुर्गेश। सर लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन द रिंग। सर ये हाँ, क्या? इन द रिंग शेप्ड रीजन डी। इन द रिंग शेप मतलब वही सर्कुलर शेप। ring shaped region D between two concentric circle C and C double dash with center कॉन्सेंट्रिक Z। मतलब समझते हैं, सकेंद्री, जिनके केंद्र समान होते हैं, ठीक है। एक के अंदर एक वाले। हाँ, एक के अंदर एक, बिल्कुल वेरी। तुम कितने होशियार हो यार दुर्गेश। विद सेंटर उसका कितना है, Z0। अभी आगे चित्र बना है, बता, समझ में आ जाएगा। विद आगे लिखो। हाँ विद रेडियाई, रेडियाई मतलब त्रिज्याएं। विद विद रेडियस रेडियाई R एंड R डैश, जहां R बड़ा है R डैश से। तो एंड यदि Z कोई बिंदु है कैपिटल D में, तब एफ जेड इक्वल टू समेसन ए एन जेड माइनस Z0 की पावर n प्लस समेसन बी एन जेड माइनस Z0 की पावर माइनस n। इसके बिना हमारी यूनिट 5 नहीं हो पाएगी, ये सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। सर ये पूरा ये सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है ना कि पूरी थ्योरम याद रखनी है? नहीं, फॉर्मूला याद रखना है। अभी देखो, थ्योरम समझ तो लेते ही है, अच्छा लगेगा, या जितना थ्योरम समझ लोगे तो तुम्हें कम से कम क्वेश्चन कौशी स्वार्थ कौशी रेसिड्यू में पढ़ेंगे। तो ए एन देखो, ए एन कितना है शांत? ए एन इक्वल टू दिख रहा है? सर थोड़ा जूम कर। सर ऐसा है कि एफ जाई एन जो सर 1/2 पाई आई और फिर जी सी वाला इंटीग्रल है, और एफ जाई एन अपॉन जाई माइनस Z0 की पावर n+1 एफ जाई डी जाई एन। डी जाए, ठीक है। तो ये ए एन होता है और ये बी एन होता है। तो ए एन और बी एन की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, पूरी ये सीरीज याद कर लो। एफ जेड इक्वल टू समेसन ए एन ब्रैकेट में जेड माइनस Z0 की पावर n प्लस समेसन बी एन जेड माइनस Z0 की पावर माइनस n, ठीक है शांत। तो मैं एक बार सर उस पे ये देखता हूँ ग्रुप पे साहब फोटो। ये कहना चाह रहा शांत, देखो ये कि अगर एक कंटूर सी है और एक अंदर कंटूर C0 है, C डैश है, और Z0 इसका सेंटर है, रिंग शेप्ड है ये, ठीक है, वलय आकृति का है। इसमें जेड बी एनी पॉइंट ऑफ द एनुलस रीजन डी। तो किसी क्षेत्र, किसी डी में जो है
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, एक सी है और एक कितना है सी डैश। सेंटर कितना है Z0, R और R डैश उनकी त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तब कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला अभी हम पढ़ ही चुके हैं, याद है शांत? हाँ सर, वो एफ ही इक्वल टू वो वाला। हाँ, तो कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ए की जगह यहाँ जेड लिया गया है। हाँ एफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल कंटूर सी एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड डी जाई माइनस सी डैश। ये माइनस क्यों किया शांत? क्योंकि उसमें अंदर से एक और है। जो डिफरेंस है बीच वाला जो है उसी को निकालना है अपन को, हाँ समझ गए, इसलिए माइनस किया है। तो पूरे में से अंदर का माइनस कर देंगे तो जो बीच का जो C0 वाला पोर्शन है वो निकल आएगा जेड के लिए। जेड दिख रहा है बीच में बनी हुई है। हाँ सर, ये शांत आज में पूरी पक्की करनी है, ठीक है। मतलब ये पेपर में आएगी ना, आ सकती है। ये पेपर में आ भी सकती है, नहीं आए तो हमें इसके बिना हम आगे पढ़ भी नहीं पाएंगे। हाँ सर, अभी SLP में यही पूछी गई है, लॉरेंट थ्योरम। तो तो सरल है, करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल है, पूरी न्यूमेरिकल है, देखो पूरी हाँ न्यूमेरिकल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ सर, इसे रट लो या फिर मतलब रिड्यूस कॉपी में करा के नकल ले जाना, और नहीं तो फिर इसको केवल याद कर लो। स्टेटमेंट जो कॉसी रेसिड्यू पढ़ाएंगे उसमें से बाहर नहीं जाएगा। हाँ अच्छे से देख लिया हमने, कॉसी रेसिड्यू से हमेशा क्वेश्चन बना है, ठीक है। ठीक है सर, कॉसी रेडी कर लेंगे। कॉसी रेसिड्यू जो है, कॉसी अवशेष प्रमेय जो है वो कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर, तो उसकी तैयारी हमने कर ली है, पूरा निकाल लिया है क्या क्या पढ़ना है चैप्टर से। अब आप शांत इसको हेलो। करो। अभी हम डिस्क्रीट ले रहे हैं, डिस्क्रीट जो स्टेट्स पढ़ चुके हैं वो निकल जाए सभी बच्चे, और जो डिस्क्रीट पढ़ना है वो बने रहे। सर डिस्क्रीट अभी डिस्क्रीट वाले बचे हैं कि नहीं? सर डिस्क्रीट अभी पढ़ाओगे? यस सर, 100 स्पीड। सर बोलो रिया। सर अभी कॉलेज जाना था,
कॉलेज जाना है अभी। तो रात में 10 बजे पढ़ लोगी? हाँ सर 10 बजे पढ़ लूंगी। सर नहीं रात को सर, हमें हमें तो अभी पढ़ा दो, नहीं पढ़ा देना। हैं? हमको तो अभी पढ़ा दो सर, रात को रात नहीं है। अच्छा, कल पहले वो बताओ, कल जो पढ़ाया था उसमें क्या चीज दिक्कत दी? कोई क्वेश्चन करके देखा? सर 6th क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था बुक जैसा। 6 क्वेश्चन का 6 में उसमें सर डिजिट ही गलत। 6 में ये वाला था क्या, 3 A से B 3 है, A से D 5 है, ये वाला? हाँ सर। यस सर यही है। बताओ कौन सा क्वेश्चन, कहाँ पे गलत हो रहा है? सर एक तो इसमें बी से ए की कोई वैल्यू नहीं दी है, पर जब सॉल्व किया है तो उसमें 8 रखी है। तो वो मिस्टेक होगी ना बेटा, उसमें उनकी गलती तो, मतलब उसमें हाँ नहीं मेथड सर, की पर गलती। उससे आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा 8 रखी, उससे भी आंसर नहीं आ रहा है? नहीं तो वैल्यू कोई और होगी सर यहाँ पे, इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी आंसर। जहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी है बी से ई, वहां कोई वैल्यू तो होगी 100%, ऐसा तो हो नहीं सकता वैल्यू ना हो। सर बुक में दिया है, सर वैल्यू होगी तभी सॉल्व होगा। अब वैल्यू 8 उन्होंने रखी, हो सकता है 8 ना हो, कुछ और हो। बोलो बहन जी। क्या करना है? 10 मिनट के लिए एक थ्योरम समझ सर लो, वैल्यू ठीक है? एक बार चेक करके। हम्म। एक बार सब लोग अलग अलग रख के चेक करो, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी कोई। एक थ्योरम समझ लो तुम लोग, फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है? पेज नंबर 124 निकालो, 124 पेज निकालो, और नहीं निकाल सकते तो हम तुम्हें बता रहे हैं। इस पे हमने डाला था, ऑनलाइन वाले पे डाला होगा, है ना? तो ये थ्योरम याद तो करनी है सभी को, सब कुछ याद ही करना है इस पेपर में, डिस्क्रीट में। यहाँ पे देखो एक थ्योरम हमने दी होगी, ये पेज है, इस पेज को याद कर लो। ये 2 नंबर हो चाहे 6 नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बड़ी वैरायटी कर लिया। मेरा कुछ हुआ हमने बनाया। अच्छा, तो लिख लिया। वो देखो जरा इसको, थ्योरम 1 दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, पेज नंबर 124। हाँ सर दिख रहा है। गुरुदेव जीविका पढ़ो इसे। The sum of the degrees of all vertices in a graph G is equal to twice the number of edges in G. अभी देखो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी हम ये डाल देंगे, ठीक है? वो कब ऊपर रखिए, हम उठा लेंगे अभी। तो पढ़ दो जीविका, उसमें है ही क्या, याद करना और गूगल देना है, कुछ समझना थोड़ी उसमें। बोलो जीविका, पढ़ो। Sir, proof. हम्म Let G is equal to V comma E be a graph. Then the number of edges in G is modulus E. हम्म Each edge is G is incident on two vertices. It contributes to the sum of the degrees of the graph. हम्म Thus, the sum of degrees of all the vertices in G is given by summation V belongs to capital V, dV is equal to 2 into modulus E. डिग्री का मतलब पढ़ा था। ये जीविका हैंड सेकिंग लीमा के नाम से भी आती है, कि हाथ में लाओ, प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। स्टेट एंड अच्छा प्रूव हैंड सेकिंग लीमा, तो उसको याद करना है, ठीक है जीविका? हाँ सर। अभी हिंदी वालों को हम डालेंगे ऊपर से ग्रुप किताब लाके, ठीक है? सर बस इतना सी है, इसको याद कर लें। हाँ, हैंड सेकिंग लीमा के स्टेटमेंट याद कर लो,
प्रूव कर दो, ये लिख दो, और नीचे चाहो तो एग्जाम्पल दे लो। डिग्री का मतलब समझती हो? डिग्री, हाँ, डिग्री हाईएस्ट का पावर। मतलब है कि वहां कितनी एजेस मिल रही है। जैसे वर्टेक्स V1 है, V1 देखो वर्टेक्स पे कितनी एजेस मिल रही हैं? 2। 2। और जो लूप होता है ना, सेल्फ लूप, उसको 2 बार काउंट किया जाता है। तो V2 अच्छा, पे देखो कितनी कितनी एजेस मिल रही हैं। 4। तो डिग्री ऑफ V2 कितना हो जाएगा? 4। V3 की डिग्री देखो कितनी है? V3 की 2। 2 है। V4 की? 4। V5 की? 2। V6 की? V6